हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 6 के चैप्टर 4 तक का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, आज से 3000 वर्ष पहले लोग किस प्रक्रिया के द्वारा राजा बनते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यज्ञ करके। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। पहला है, अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था और किसी दूसरे राजा ने रोका तो अश्वमेध करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। दूसरा है, अश्वमेध करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखभाल में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजे से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से युद्ध क्षेत्र में राजा के सहचर कौन होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सारथी। इन सभी आयोजनों में राजा का प्रमुख स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध के क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला है, यज्ञ के अवसर पर राजा के सारथी राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करते थे। दूसरा है, वैश्य और शूद्र जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें भी अनुष्ठान में शामिल किया जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
वर्ण उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन और व्यापार था। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जन के बसने की जगह। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जनपद के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। पहला है, यहाँ लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को भी पालते थे। दूसरा है, लोग चावल, गेहूं, धान, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तीसरा है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ काले रंग के होते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन गलत है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित घूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। अगला प्रश्न है, महाजनपद का उदय कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2500 साल पहले। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, इस काल में लकड़ी के हल की जगह लोहे की हल बनने लगे, जिससे जमीन को भी आसानी से जोता जाने लगा। दूसरा है, महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अब महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह पाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध महाजनपद शक्तिशाली महाजनपद होने का कारण क्या है? पहला है, मगध से सोन जैसी नदियां बहती हैं, जो यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है, मगध के दो शक्तिशाली राजा बिंबिसार और अजातशत्रु अन्य जनपदों को जीतकर क्षेत्रीय विस्तार किया। तीसरा है, मगध की आधुनिक राजधानी राजगृह को बनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था,
मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु एक शक्तिशाली राजा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मगध का। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का राजा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैसिडोनिया का। 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2300 साल पहले। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर मिस्र और पश्चिमी एशिया के राज्यों को जीतते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के किस नदी के किनारे पहुंचा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यास। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वज्जी संघ की राजधानी क्या थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैशाली। मगध के नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वज्जी संघ के संदर्भ में सही कथन क्या है। पहला है इसकी राजधानी वैशाली थी। दूसरा है विश्व की एकमात्र संघ जहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। तीसरा है इस संघ के सभाओं में स्त्री, दास और कम्मकार भी इन सभा में भाग लेते थे। चौथा है वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण करने से पहले किस मंत्री को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वस्कार। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 6 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।